वेलकम स्टूडेंट। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्टर पढ़ेंगे हम। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। और थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जो स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर होता है, ये इंडक्शन मोटर में अलग अलग रोटर पार्ट का यूज किया जाता है। और जब अलग अलग रोटर पार्ट का यूज किया जाता है तो उन रोटर पार्ट के माध्यम से ही उन मोटरों की पहचान होती है। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर है दोस्तों, स्टार्टर में रोटर पार्ट का जैसा कंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का बहुत बड़ा महत्व है। स्टार्टर का इसलिए महत्व है क्योंकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में करंट का मान कम करना है, तभी हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो पाएगी। तो उसके लिए उसके रोटर पार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, थ्री फेस इंडक्शन मोटर को उसको डिवाइड किया गया दोस्तों यहाँ पर। तो उसके टाइप्स में देखेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर के रोटर टाइप्स में, तो पहला है स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो रोटर पार्ट होता है स्क्वायरल केज टाइप का। और स्क्वायरल केज टाइप की जो मोटर है उसे स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम स्क्वायरल केज टाइप जो इंडक्शन मोटर है उसका जब कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, तो कंस्ट्रक्शन में जो केज जो बाहर होता है वो बाहर ऊपर उभरा हुआ मिलता है इसमें दोस्तों। और साइड साइड में इंड रिंग लगी होती है। तो इसका जो केज होता है वो उभरा हुआ होता है। तो थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये डीओएल स्टार्टर का यूज इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है और इसके माध्यम से 1 से 5 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है ये 5 एचपी तक की मोटर को यूज करने के लिए किया जाता है। सेकेंड है प्राइमरी रजिस्टर आर रियोस्टेट स्टार्टर। तो प्राइमरी सर रजिस्टेंस आर रियोस्टेट स्टार्टर में यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर सर हमें जी। ये देखने मिलेगा। 1 सेकेंड। अर्थात दोस्तों ये जो प्राइमरी स्टार्टर जो है, प्राइमरी रजिस्टर आर रियोस्टेटिक स्टार्टर, इसमें भी हम आर वाई बी तीनों फेस में एक एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं दोस्तों। और इससे यहाँ पर क्या किया जाता है, करेंट को लिमिट किया जाता है दोस्तों। रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करेंट कम हो जाएगी। तो इसके माध्यम से भी हम यहाँ पर थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है थर्ड पॉइंट में स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर भी बहुत अच्छा होता है और इसका यूज करते हैं 5 एचपी से 20 एचपी तक की मोटर में। तो 5 एचपी की रेटिंग वाली जो मोटर है उनको स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये स्टार्टिंग में स्टार होती कनेक्शन में होती है और बाकी रनिंग कंडीशन में डेल्टा में हो जाती है। तो ये इसका ये थर्ड टाइप का, थर्ड रैंक का कहना चाहिए, थर्ड नंबर का स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है जिसका यूज करते हैं। फोर्थ में है दोस्तों, फोर्थ में देखेंगे तो एक नया स्टार्टर है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। तो याद रखिए 20 एचपी के ऊपर वाली जितनी भी मोटरें होंगी, 20 एचपी की मोटरें, तो 20 एचपी की जहां पर भी मोटर यूज की जाएगी दोस्तों वहां पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है, जैसे इसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो हमने ऑटो ट्रांसफार्मर, यदि आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है और वहीं से प्राइमरी, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या मिलेगा आपको, एक ही वाइंडिंग मिलेगी और एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों निकलेंगे दोस्तों। यहीं से ये आपकी प्राइमरी साइड हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी सेकेंडरी साइड दोस्तों। तो यहाँ पर यहीं से टैपिंग करके निकाला जाता है, एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और दूसरी वहीं से टैपिंग करके सेकेंडरी वाइंडिंग निकाली जाती है दोस्तों। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा भी हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये जो वाइंडिंग के जो टर्न है, यदि इस टर्न को यहाँ पर एक हम यहाँ पर निकाल दें पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट निकाल दें, यहाँ पर तीसरा पॉइंट निकाल दें, तो जितने टर्न होंगे उस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा दोस्तों। तो जितने टर्न होंगे उतने वोल्टेज डेवलप होगा। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग जो करंट होती है, तो करंट के मान को हम लिमिट यदि कर दिए स्टार्टिंग में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टर्न कम कर देंगे
तो वोल्टेज डेवलप होना कम हो जाएगा, मतलब वोल्टेज उत्पन्न जो होगा वो कम होगा। टर्न ज्यादा कर देंगे तो वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न होगा दोस्तों। तो वही यहीं से हम क्या करेंगे, इसको, इस पॉइंट को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा कम ज्यादा कर सकते हैं। और नंबर आप टर्न को बढ़ाकर वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो करंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि क्या होती है, वी प्रोपोर्शनल टू आई। यदि आप वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर करंट का भी मान बढ़ेगा। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टेंस को बढ़ाते थे पिछली बार, तो रजिस्टेंस को बढ़ाने के साथ साथ करंट भी क्या होती थी, बढ़ती थी। यदि यहाँ पर इसमें देखा जाए तो रजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि V इक्वल क्या होता है, I इंटू आर। अब याद रखिए, यदि I को हम यदि कांस्टेंट रखते हैं तो ये हो जाएगा V अपान आर। तो यदि हम I R को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली I कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। तो यहाँ पर यही रिलेशन को ध्यान में रखते हुए यदि R को बढ़ाते हैं तो I ऑटोमेटिक कम हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसी का यूज किया गया है। तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम होगा, वोल्टेज उत्पन्न कम होगा, और जब वोल्टेज उत्पन्न कम होगा तो करंट भी कम उत्पन्न होगी दोस्तों। इसी रिलेशन को ध्यान में रखा गया है यहाँ पर, और ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। लेकिन जहां पर 20 HP से ऊपर वाली मोटर होगी वहां पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो 20 HP से ऊपर वाली जो हाई रेटिंग वाली मोटरें होगी, 20 HP से ऊपर वाली, वहां पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिकली देखने में हमें ये मिलता है कि स्टार और डेल्टा टाइप की दोनों मोटरों में इसका हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि स्टार कनेक्शन टाइप की यदि मोटर है या डेल्टा कनेक्शन टाइप की मोटर है तो ये दोनों मोटर में हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा करने से वोल्टेज का मान कम हो जाता है, और वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों, I होता है। यदि V को कम करेंगे तो I भी कम हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा मेन पर्पस होता है कि हम करंट के मान को लिमिट करें, करंट के मान को कम करें दोस्तों। तो करंट के मान को कम करने का सार्थक तरीका यही है कि या तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए या तो फिर आप वोल्टेज को कम कर दीजिए। ये दोनों रिलेशन को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज किया है। तो ये स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों टाइप की मोटर में यूज किया जा सकता है। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। सिंपल यदि इसका कंस्ट्रक्शन हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन दिख रही है। अब स्टार कनेक्शन 3 फेस ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टार कनेक्शन में बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसी वाइंडिंग में हमने क्या की है, यहीं से VL लाइन वोल्टेज यहाँ से सप्लाई दिया, R और Y के बीच का जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, लाइन वोल्टेज दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लाइन वोल्टेज कैसे निकाला, R फेस और Y फेस के बीच का वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज जो है वो क्या होता है यहाँ पर स्टार कनेक्शन में, VL। ठीक है, लाइन वोल्टेज जो है दोस्तों ये फेस वोल्टेज √3 होता है। अर्थात ये बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि ये जो टर्न निकले हैं, फेरे जो निकले हैं दोस्तों, यहाँ पर जो फेरे निकले हैं, यहाँ पर जो फेरे निकले हैं, ये टर्न हमने यहाँ पर टैपिंग करके पॉइंट निकाला है, तो ये इसे कहते हैं टैपिंग पॉइंट। तो ये जो टैपिंग पॉइंट हमने निकाला है दोस्तों, यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम सेट करेंगे, जैसे यहाँ पर 25% वाइंडिंग, यहाँ पर 50% और यहाँ पर 100% है, तो अलग अलग परसेंट में हम यदि यहाँ पर टैपिंग को सेट किया जाए, जैसे ये स्टेटर वाइंडिंग, मोटर की स्टेटर वाइंडिंग है, अब यहाँ से यदि हमने इसको 25 में सेट कर दिया तो 25% वोल्टेज उत्पन्न होगा यहाँ पर दोस्तों। तो उसी रेंज में करंट भी उत्पन्न होगी, उसी लेवल की उतनी रेटिंग की करंट भी उत्पन्न होगी। अब जैसे 50% सेट करेंगे तो वोल्टेज जो है और हाई हो जाएगा, तो करंट भी ज्यादा होगी दोस्तों। ठीक है, वैसे ही 100% सेट करेंगे तो वोल्टेज बहुत अधिक होगा और करंट भी अधिक होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यही टैपिंग का यूज करते हैं दोस्तों। यदि हमने 25% में सेट किया उसे, तो यहाँ पर कम वोल्टेज उत्पन्न होगी अकॉर्डिंग टू 50% के, अकॉर्डिंग टू 100% के। तो 25% वोल्टेज जब उत्पन्न होगा तो यहाँ पर करंट के भी मान कम होगा, 25% ही होगा। तो जिसके द्वारा यहाँ पर स्टेटर में जो वाइंडिंग है, इस स्टेटर वाइंडिंग को दोस्तों
सप्लाई कम जाएगा। तो सप्लाई कम जाएगा तो यहाँ पर ये वाइंडिंग जलने से बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर करंट के मान को हमने लिमिट किसके द्वारा किया दोस्तों, करंट के मान को लिमिट किया हमने टैपिंग के द्वारा। तो टैपिंग के द्वारा यदि करंट की वैल्यू को लिमिट करते हैं स्टूडेंट, तब यहाँ पर जो चीजें हैं क्रिएट होती है। तो इसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हमने जितना वोल्टेज उत्पन्न होगा उतनी करंट उत्पन्न होगी दोस्तों, और उसी माध्यम से हम क्या करेंगे, स्टेटर वाइंडिंग की, मोटर की जो स्टेटर पार्ट है उसकी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये जो वाइंडिंग्स है, प्रत्येक फेज की वाइंडिंग जलने से बच जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने का, स्टार्टर का यूज करने का मतलब यही है दोस्तों कि जितने आप परसेंट में रेटिंग में आप उसको टैपिंग करेंगे, उतने टैपिंग में यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा। लाइक दैट, जैसे कि घर पे पहले हम घर पे जो है एलिवेटर यूज करते थे, या ये बोल सकते हैं घर पे हम वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, टीवी को चलाने के लिए एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते थे जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता था। अब उन ट्रांसफार्मर का यूज करके हम क्या करते थे दोस्तों, वहां पर वोल्टेज कम ज्यादा करते थे। तो उसका यूज इसलिए किया जाता था कि यदि आपके घर में सप्लाई वोल्टेज कम आ जाए, तो सप्लाई वोल्टेज को कम जब आया है आपके घर में, तो उसको हम क्या करते थे, उस ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है उससे बढ़ा दिया जाता था, जिससे आपके घर का वोल्टेज जो है यदि कम है, वोल्टेज डाउन है, तो उससे इंप्रूव कर लिया जाता था दोस्तों। तो वैसा ही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी टैपिंग किया हुआ है 25%, 50% और 100% में। तो जैसे ही 25% में आप इसको सेट करेंगे, तो वोल्टेज भी 25% का उत्पन्न होगा, तो करंट भी कम होगी दोस्तों। और इससे हम क्या करेंगे, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन टाइप मोटर को हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, और हमारी वाइंडिंग जलने से बच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखा जाए, तो मैथमेटिकल रिलेशन में हमें ये देखने मिलता है कि यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है, स्टार्टर को बिना कनेक्ट किए। ठीक है, यदि स्टार्टर को, कंडीशन ये बनती है कि स्टार्टर को बिना कनेक्ट किए डायरेक्ट स्विचिंग करंट यदि हम चेक करते हैं, तो डायरेक्ट स्विचिंग करंट हमारे पास निकलेगी ISH इज इक्वल टू IL, और लाइन करंट जो होती है इसमें फेस करंट के बराबर होती है दोस्तों। तो ये लाइन करंट फेस करंट के बराबर किसमें होती है, स्टार कनेक्शन में दोस्तों। तो यहाँ पर लाइन करंट फेस करंट के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो लाइन करंट फेस करंट के बराबर होगी, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, VL अपान √3 V इंटू ZPH बन जाएगा दोस्तों। तो ये V, इसका कंपेरिजन किससे करेंगे हम, इसका कंपैरिजन करेंगे V अपान R से। तो V अपान R से इसका कंपैरिजन किया गया दोस्तों। तो ये डायरेक्ट स्विचिंग के लिए वह कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती है। स्टेटर जो स्टार्टर पार्ट है, स्टार्टर को हम बिना कनेक्ट किए, स्टार्टर को बिना कनेक्ट किए, तो दोस्तों स्टार्टर जो है ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और स्टेटर जो होता है पार्ट, वो रोटर का विदाउट मूविंग पार्ट होता है, बिना घूमने वाला पार्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम स्टार्टर की बात कर रहे हैं, स्टार्टर की। तो स्टार्टर को बिना कनेक्ट किए जब उसमें डायरेक्ट स्विचिंग करंट उत्पन्न होगी, तो ये उसका इक्वेशन ये बनेगा दोस्तों। तो I इक्वल IPH इक्वल VL अपान √3 इंटू ZPH बनेगा। अब यदि यहाँ पर डायरेक्ट स्विचिंग का टॉर्क का इक्वेशन देखते हैं हम, तो डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या बनेगा, TSC इज प्रोपोर्शनल टू VL अपान √3, ये फार्मूला बनेगा दोस्तों। और इसी फार्मूले में वैल्यू करके हम डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क निकाल सकते हैं। यदि डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क निकालने कहे, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर TSC इज प्रोपोर्शनल टू VL अपान √3। अब ये जो VL है आपको दिख रहा है दोस्तों, ये VL का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये √3 है। तो √3 का ये भी क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 से √3 और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास बचेगा ओनली 3। तो ये सेकेंड इक्वेशन है दोस्तों। अब कंडीशन ये आती है कि स्टार्टर को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है। पहले तो स्टार्टर को बिना कनेक्ट किए हमने देखा, ठीक है, उसके बाद स्टार्टर को कनेक्ट करने के बाद की प्रोसेस क्या होती है। तो स्टार्टर कनेक्ट करने के बाद इसमें क्या होगा, क्या इक्वेशन बनेगी, वो देखेंगे। तो जब स्टार्टर को आप कनेक्ट करते हैं, तो
स्टार्टिंग करंट जो होगी आप मोटर की, वो स्टार्टिंग करंट जो होगी वो लाइन करंट इक्वल फेज करंट के बराबर होगी, क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है तो इसमें लाइन करंट फेज करंट के बराबर हो जाएगी। तो इसका फार्मूला बनेगा KVL अपॉन √3 ZPH। तो ये फार्मूला जो है दोस्तों, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा स्टार्टिंग करंट, तो स्टार्टिंग करंट का जो मान है ये स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू I1 होगा। और I1 क्या है? स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट। और ये स्टार्टिंग करंट दोस्तों, तो ये दोनों इस बराबर होगी, स्टार्टिंग करंट और स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट, ये दोनों बराबर होगी। अब यदि इसका इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू K। तो I1 इक्वल टू K इंटू I2 हो जाएगी। और I2 क्या है? रोटर वाइंडिंग में उत्पन्न करंट है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल इक्वेशन जब बन के आपके सामने आएगा, तो ये इक्वेशन बनेगा I1 इक्वल, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, I1 इक्वल K इंटू KVL√3 इंटू ZPH। तो यहाँ पर ये K का स्क्वायर और ये VL हो जाएगा इंटू, तो ये X नहीं है दोस्तों, ये क्या है? इंटू है, ये गुणा हमें दिया हुआ है, ये गुणा का चिन्ह है दोस्तों। तो K का स्क्वायर इंटू VL√3 ZPH, तो ये I1 का मान हो जाएगा। अर्थात स्टेटर स्टेटर वाइंडिंग में उत्पन्न करंट। तो स्टेटर वाइंडिंग में जो उत्पन्न करंट है दोस्तों, जब आप स्टार्टर को कनेक्ट करते हैं तब की सिचुएशन की ये करंट का इक्वेशन है। वैसे स्टार्टिंग टार्क विथ स्टार्टर, तो स्टार्टर जब कनेक्ट है तब स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, तो इसका भी फार्मूला बनता है। और इसके फार्मूले को हम इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा KVL√3 का होल स्क्वायर, KVL√3 का होल स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ पर इससे हम एक चीज हमें देखने मिलती है कि स्टार्टिंग टार्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? K का स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट है, VL लाइन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखा कि एक तो कंडीशन बिना स्टार्टर के जो कनेक्ट इक्वेशन बनी थी, बिना स्टार्टर के जो इक्वेशन बनी थी, और स्टार्टर कनेक्ट करने के बाद जो इक्वेशन बनी, इसमें सिर्फ वर्ग का अंतर है दोस्तों। के इसमें कनेक्ट हो गया और के क्या हो जाएगा? वो नंबर ऑफ टर्न्स होगा दोस्तों, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा। तो आगे यदि हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को, तो फर्स्ट और फोर्थ को जब कंपेयर किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक नया इक्वेशन बन के आता है। तो नया इक्वेशन क्या होगा? यदि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को हम कंपेयर करें, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है ISC इज इक्वल टू VL अपॉन √3 ZPH। और इक्वेशन फोर्थ दोस्तों ये है स्टार्टिंग टार्क, TST इज कॉल्ड स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन 3। अर्थात इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका हम दोनों को, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों? हमारे पास प्राप्त होगा कि स्टार्टिंग करंट जो है वो डायरेक्ट स्विचिंग करंट के इनटू में होता है। स्टार्टिंग जो करंट है, मतलब कि स्टार्टिंग इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू ISC। तो ये जो ISC है दोस्तों, ये डायरेक्ट स्विचिंग करंट है। ISC कौन सी है? डायरेक्ट स्विचिंग करंट। तो जब आप स्टार्टर को कनेक्ट करते हैं तब की करंट है, और ये स्टार्टिंग करंट विदाउट स्टार्टर की करंट है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें ये पता चला कि यहाँ पर डायरेक्ट स्विचिंग करंट किसके गुणा में होगी? के स्क्वायर के। मतलब कि जो आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जितने परसेंट में आप टर्न सेट करेंगे, या यदि 25% या 50%, तो वो टर्न पर डिपेंड करेगा दोस्तों यहाँ पर। तो स्टार्टिंग करंट जो है ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स पर, जहां पर आप टैपिंग करके निकाला है आपने, उस नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कम होंगे तो वोल्टेज कम अप्लाई होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम।
आगे देखते हैं, यदि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फिफ्थ को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज मिलती है आपको। इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, टी स्टार्टिंग टार्क इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन टी एस सी। टी एस सी इज कॉल्ड डायरेक्ट स्विचिंग करेंट, डायरेक्ट स्विचिंग करेंट। तो ये टी एस सी जो है दोस्तों ये डायरेक्ट स्विचिंग करेंट है, और टी स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग टार्क है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होगा वो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दोस्तों, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। केस कॉल्ड जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा दोस्तों, और ये ट्रांसफार्मर के जितने टर्न निकलेंगे जहां पर टैपिंग करेंगे आप, उस टैपिंग पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं हम, यदि आगे देखें तो आगे हमें ये देखने मिलता है स्टार्टर ऑफ स्लिप रिंग मोटर। तो स्लिप रिंग मोटर को में स्टार्टर का यूज कौन कौन सा करते हैं दोस्तों। तो एक चीज देखेंगे हम, जो हमने जितने भी स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर देखे हैं, उन स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर में एक चीज हमें देखने मिला दोस्तों कि स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऐसी चार मेथड हैं, और चारों मेथड का हम यूज करते हैं। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन टाइप मोटर में हमने देखा था एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, फर्स्ट मेथड देखा था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के माध्यम से हम स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड हमने देखा था प्राइमरी रेजिस्टेंस या रियोस्टेट स्टार्टर, इसके माध्यम से भी स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की चार मेथड है दोस्तों, जिनमें से ये है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये फर्स्ट मेथड है। सबसे कम रेटिंग वाली मोटर को स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज करेंगे, ठीक है। और स्क्वायरल केज टाइप की यदि कोई मोटर है और उसमें हम रेजिस्टेंस लगाकर यदि स्टार्ट करें, जैसे कि प्राइमरी रजिस्टर और रियोस्टेटिक स्टार्टर, तो इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये दूसरी मेथड है, सेकेंड मेथड, इसके द्वारा भी हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है स्क्वायरल केज टाइप की मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके। थर्ड जो मेथड है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी यूज करके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन टाइप जो मोटर है उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 5 एचपी से 20 एचपी तक की मोटर के लिए है। याद रखिएगा, यहाँ पर हमें यही चीज याद रखना है कि कितने से कितने एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए कितने एचपी की मोटर यूज की जाती है। तो यहाँ पर वही चीज है जो एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कितने एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टार्टर का यूज करते हैं। अब जैसे आपको यदि पूछ ले कि 1 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करना है, या वो 1 से लेकर 5 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करना है, तो किसका यूज करेंगे हम, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। ठीक है दोस्तों, यदि आप पूछ ले 5 एचपी से ऊपर वाली मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो किसका यूज करेंगे हम, यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे। ये चीज हमें याद रखना है दोस्तों, यही एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो इसके इक्वेशन जो है ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यही पूछा जाता है कि कितने से कितने रेटिंग तक की, कितने से कितने एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। तो याद हमें ये भी रखना है कि ये कौन से टाइप की मोटर है, ये स्क्वायरल केज टाइप की है। स्क्वायरल स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है इससे, स्टार डेल्टा स्टार्टर से दोस्तों। अब यदि ये तो हो गया 1 एचपी से 5 एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर का यूज किया। फिर 5 एचपी से 20 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया दोस्तों। अब हमें 20 एचपी के ऊपर वाली मोटर को स्टार्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, तो 20 एचपी से ऊपर वाली जो मोटर है दोस्तों, उसमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। तो 20 एचपी से ऊपर वाली मोटर यदि कोई है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करेंगे। तो दोस्तों 1 एचपी की से लेकर 5 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर हो गया, DOL स्टार्टर 1 एचपी से 5 एचपी तक की मोटर है। सेकंड स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमने देखा ये कितने एचपी तक की मोटर, 5 से
20 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है 20 एचपी की मोटर जो है, उसके ऊपर वाली मोटर को स्टार्ट करना है हमें, तो यहाँ पर हम किसका करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होगा ये 20 एचपी के ऊपर वाली मोटर को यूज करेंगे हम। तो 20 एचपी की ऊपर वाली मोटरें आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों, तो ऐसी मोटरें आपको बड़े बड़े महानगरों में पंप हाउस में मिलेंगे, क्योंकि पंप हाउस में दोस्तों बड़े बड़े एचपी की मोटरें होती है। तो वहां पर ये मोटर को ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। आइए हम इसको देखेंगे। यदि यहाँ पर यदि यहाँ पर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखें कि अलग अलग टाइप की स्टार्टर का यूज अलग अलग जगह किया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो स्टार्टर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कौन से कंपोनेंट को हम कनेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में हमें करंट जो देते हैं वो कम करंट की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। स्टार्टिंग में जो करंट दी जाती है उसमें कम करंट की आवश्यकता होती है। तो कई बार हमें ये पता करना पड़ता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप कितना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप कितना होता है। तो इफेक्ट ऑफ एयर गैप ऑन पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप का अपना एक महत्व है दोस्तों। अब ये एयर गैप क्या होता है ये देखेंगे। यदि ये आर वाई बी 3 फेस हैं और आपने स्टेटर पार्ट को सप्लाई दिया है, तो ये हो गया अंदर का रोटर पार्ट दोस्तों। ये हो गया आपका रोटर पार्ट। जब आप रोटर और स्टेटर के बीच में जितना गैप होगा, रोटर पार्ट और स्टेटर पार्ट के बीच में जितना गैप होगा दोस्तों, ये गैप क्या कहलाएगा, एयर गैप कहलाएगा। यहाँ एयर गैप रखा जाता है, और ये एयर गैप अपने मन से नहीं, परंतु आवश्यकता के अनुसार भी नहीं, हम ऐसा रखते हैं जितना एलिजिबल हो, जितना रखना है 3 फेज इंडक्शन मोटर में उतना ही एयर गैप को रखा जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एयर गैप जो हम रखते हैं, ये एयर गैप कितना होगा, 0.35 mm। कितना रखते हैं, 0.35 mm। इतना एयर गैप रखा जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, क्योंकि एयर गैप का अपना महत्व है। जितना ज्यादा एयर गैप होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग जो करंट है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड आई, जो आई म्यू दिख रहा है ये मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो यदि फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या है दोस्तों, मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये एयर गैप कितना होना चाहिए, 0.35 mm। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप है वो 0.35 है, और वो mm में है दोस्तों। एयर गैप जो रखा गया है वो mm में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अब यदि यहाँ पर हम एयर गैप को बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एयर गैप को बढ़ाने पर यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों एयर गैप को बढ़ाने पर यहाँ पर यदि एयर गैप को आप इंक्रीज करते हैं, तो एयर गैप को बढ़ाने पर रिलक्टेंस का मान भी बढ़ता है, और जब रिलक्टेंस का मान बढ़ेगा तो आई म्यू का मान भी बढ़ेगा दोस्तों। और आई म्यू का मान जब बढ़ेगा तो फ्लक्स फाई का भी मान बढ़ेगा, और जब भी फ्लक्स फाई का मान बढ़ता है तो याद रखिएगा कि पावर फैक्टर घटता है, पावर फैक्टर का मान घटेगा फिर। तो याद रखिएगा, फ्लक्स फाई का मान यदि इंक्रीज होता है तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो इंडक्शन मोटर होती है इसका पावर फैक्टर हमेशा आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो एयर गैप जो है, पावर फैक्टर कम का मतलब है आपको इसमें लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा, लीडिंग पावर फैक्टर नहीं मिलेगा इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ पर एयर गैप हम कितना रखेंगे, एयर गैप 0.35 mm तक एयर गैप को रखा जाएगा, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते दोस्तों, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। तो याद रखिएगा, एयर गैप उतना ही रखेंगे जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे दोस्तों। तो एयर गैप ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर 0.35 mm। मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाने पर पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर होता है, पावर फैक्टर कम हो जाता है दोस्तों। यदि आप मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और पावर फैक्टर यदि कम हो जाए तो फिर दिक्कत होती है।
इसीलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एयर गैप को भी उतना ही रखेंगे जितने उतना सुटेबल है। यहाँ पर एक चीज हमें और ये देखने मिलता है कि मैग्नेटाइजिंग जो करंट है इसके बढ़ने से पावर फैक्टर भी कम हो जाता है। बड़ी मोटर में एयर गैप हमेशा कम रखा जाता है दोस्तों। की पॉइंट है, याद रखना है, बड़ी मोटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी मोटर में एयर गैप कभी भी कम रखते हैं। बड़ी मोटर में कभी भी एयर गैप को कम रखना चाहिए, कम होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी बड़ी मोटरें होगी थ्री फेस इंडक्शन मोटर की, 2 HP, 20 HP, 5 HP, ठीक है, एक एचपी से ऊपर 20 HP, 30 HP, 50 HP, ठीक है,